नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन और हाजिर हैं हम लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम बेहद सरल आम जनता की भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या कुछ चल रहा है। हम समझेंगे कि कौन सी नीतियां बन रही हैं, क्या हैं इन नीतियों के नफ़े और नुकसान, हम क्या करें कि किसी संभावित नुकसान को कर दें फायदे में तब्दील, कैसे हम योजनाओं का लें अधिक से अधिक लाभ, और ये सब कुछ हम समझेंगे बिल्कुल आपकी भाषा में। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार अखबारों की सुर्खियों में वैश्विक मंदी की खबरें आ रही हैं। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या दुनिया सचमुच आर्थिक मंदी की कगार पर आ खड़ी है, या मंदी आ चुकी है, या फिर मंदी आएगी ही नहीं। अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान सब के सब बढ़ी हुई महंगाई से जूझ रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं ताकि महंगाई पर कुछ काबू पाया जा सके। भारत भी इससे बिल्कुल अछूता तो नहीं है, फिर भी यहाँ स्थितियाँ काफ़ी संभली हुई हैं और नियंत्रण में हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत तो है ही। तो अब अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि महंगाई होती क्या है, मंदी कैसे आती है, और कैसे एक देश की मंदी महामारी की तरह दूसरे देशों को भी अपने चपेटे में ले लेती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मंदी के दौर से हमें गुजरना भी पड़े तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में अर्थ जगत के जाने माने दो बेहद खास मेहमान हैं, मोनिका हलन और प्रोफेसर चरण सिंह। मोनिका NISM में प्रोफेसर हैं, पर्सनल फाइनेंस पर किताबें लिख चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मोनिका जी। और प्रोफेसर सिंह एग्रो फाउंडेशन के CEO हैं, जाने मानते हैं आर्थिक विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है? इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए पूरे परिदृश्य को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। दरअसल पूरी दुनिया इस समय महंगाई की बड़ी मार से गुजर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की भी हालत पतली है। दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की बड़ी मार से गुजर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की भी हालत पतली है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ महंगाई की दर 8% से ऊपर बनी हुई है। आमतौर पर अमेरिका में महंगाई दर 1 से 2% के बीच ही रहती है। जर्मनी में भी महंगाई की दर 8% के आसपास ही बनी हुई है। ब्रिटेन में महंगाई दर 10% के पास है। जापान में यह दर 3% को छू रही है, जो आमतौर पर इससे कम होती है। इस वक्त जो 5 देश महंगाई की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। पहले नंबर पे है टर्की, जहां महंगाई 80% से भी ऊपर है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना 78.5%, रूस 14.3%, नीदरलैंड्स 12% और स्पेन जहां महंगाई 10.5% है। अब जब पूरी दुनिया महंगाई की चोट से घायल है तो भारत भी इससे बिल्कुल अछूता तो नहीं रह सकता। भारत में भी महंगाई की दर अगस्त महीने में 7% पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें यहां भी बढ़ा रहा है लगातार, ताकि मार्केट से लिक्विडिटी कम की जा सके। हालांकि भारत में स्थितियां काफ़ी संभली हुई हैं। इस साल विकास दर भी 7 से ऊपर 7.3% रहने का अनुमान जताया गया है। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक महंगाई की दर में सुधार भी होगा। साथ ही सरकार के कुछ अहम फैसलों ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत शील्ड देने का काम किया है। इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों है भारत की धरती अर्थव्यवस्था को पनपने देने के लिए एक बेहतरीन चारागाह। लेकिन शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई मंदी आ गई है या आ रही है। मोनिका, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले है, लगातार मंदी की हम बात कर रहे हैं कि आ गई है, स्लो डाउन है, अमेरिका में स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आखिर ये मंदी है क्या, और क्या वाकई आ गई है? क्लासिक डेफिनेशन है रिसेशन का। मंदी का मतलब है रिसेशन। वो 2 क्वार्टर का GDP का गिरना होता है, और वो अमेरिका में हो चुका है। अब बात अलग है कि आप दोबारा से उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। उन्होंने अब जो रिसेशन का डेफिनेशन उन्होंने कुछ और कर दिया है, पर जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन था वो आ चुकी थी। वहाँ पे रिसेशन 2 क्वार्टर्स का नेगेटिव ग्रोथ हो चुका है। पर अगर मान लेते हैं कि चलो नया उनका डिस्क्रिप्शन हो गया है, पर जो अगले कुछ महीनों में मंदी जो नहीं आई थी वो ज़रूर पहुंचेगी वहाँ पे, क्योंकि जो इस समय ग्लोबल इवेंट्स हैं, जो चल रहा है, इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है,
जो कि उनकी खुद की गलती है, उन्होंने ज़्यादा पैसे प्रिंट करे तो उनका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। और एक बहुत बड़ा खतरा इस समय रशिया और यूक्रेन का न्यूक्लियर थ्रेट मतलब बिल्कुल है इस वक्त। तो कुछ भी ऐसा होता है अब पूरे वर्ल्ड में, तो ये जो देश की इनकी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था ऑलरेडी थोड़ी बिल्कुल एज के ऊपर है। एक चोट और पड़ेगी तो ये रिसेशन में ज़रूर स्लिप करेंगे। इसीलिए लगातार वहाँ ब्याज दरें यूएस फेड जो है वो बढ़ा रहा है, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, आगे भी बढ़ा सकता है। प्रोफेसर चरण सिंह, आपसे हमारा सवाल ये है कि कितना सही है कि आप ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई पर काबू पा रहे हैं, महंगाई पर काबू पा रहे हैं, इसका फ्लिप साइड क्या आप देखते हैं? अमेरिका में आमतौर पर 2% के रफ्तार से महंगाई बढ़ती है, वहाँ पर आपने खुद का 8-9% हो गया है। इंग्लैंड में भी 2% से ज़्यादा होती है, तो 2% के आसपास चलती है, वहाँ 10% होगी। टर्की का तो आपने हाइपर इन्फ्लेशन का केस बता ही दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी महंगाई बढ़ रही है तो किसी तरीके उस अर्थव्यवस्था को थोड़ा थामने की ज़रूरत है। अब ये बड़ी क्यों है? जैसे अभी भी मैडम ने बताया है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा और बहुत सालों से बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति बहुत रफ्तार से बढ़ाई है, 2008 से चल रहा है। जब अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा पैसा होगा और उतना उत्पादन नहीं हो रहा होगा तो कीमत तो बढ़नी ही थी। तो 2008 से लेके अब तक नहीं बढ़ी, यही एक करिश्मा है, और एक दिन तो बढ़नी ही थी, तो बढ़ गई हैं। अब क्योंकि बढ़ गई हैं, अमेरिका में थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए है, मैडम भी बता रही थी कि उन्होंने डेफिनेशन भी चेंज की है। मंदी में आम तौर पर बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाती है, पर अमेरिका में 50 वर्षों से इतना रोज़गार नहीं है जितना अब है, तो उनकी बेरोज़गारी सबसे कम है। तो वो एक बार शक पैदा करती क्या मंदी की सिचुएशन में ये लोग जा रहे हैं कि नहीं। पर जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक साल के आखिर तक ये 0% या नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे। अब जिस तरीके से रेट बढ़ाया जा रहा है, प्रयत्न ये है कि उससे ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और उससे इन्फ्लेशन पे थोड़ी कमी आ जाएगी। तो अमेरिका में प्रयत्न ये है, अमेरिका आप जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 20% के करीब पूरी दुनिया की, और वहाँ से हर चीज़ें फैलती हैं इधर उधर। अब वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो लोग ये तेज़ी से जो रेट बढ़ा रहे हैं बढ़ाते रहे, फिर भी उन्हें 2 साल लग जाएंगे इन्फ्लेशन को 5% के आसपास लाने में। बहुत लंबा समय है। यूएस फेड के चीफ 2 वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरा ग्रोथ रिसेशन। रिसेशन मान रहे हैं, ग्रोथ रिसेशन। तो हमारे दर्शकों को हमें बताएं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? अमेरिका का ये सपना है कि इतनी रफ्तार से जिससे वो अपना दर बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उससे अमेरिका में भी बहुत जल्दी गिरावट आ सकती है। गिरावट का मतलब यह है कि बेरोज़गारी फैल सकती है लोगों के लिए। जो हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ एकदम गिर गई तो बड़ा सीवियर रिसेशन हो सकता है। अमेरिका के लिए सिर्फ खुद ही नहीं, बाकी के देशों के लिए भी ये बहुत हानिकारक हो सकता है। उससे सोशल अनरेस्ट भी फैल सकता है। तो इसलिए जितने भी अर्थशास्त्री होते हैं या जितने पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, करेक्शन करनी है, करेक्शन करेंगे, पर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि हमारे देश में भी और जो देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन पे भी असर ना पड़े। आप जानते ही हैं कि हर देश एक दूसरे से आजकल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो कैपिटल मूवमेंट से भी जुड़ा होता है, प्राइजेस से भी जुड़ा होता है, ट्रेड से भी जुड़ा होता है। अगर अमेरिका एकदम ग्रोथ को क्रैश कर देता है तो वो देश जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं उन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आस्ते आस्ते उसको चीज़ को दुरुस्त किया जाए। अब ये बात क्यों छिड़ रही है? ये 1979-1980 में पॉल वॉकर के समय भी कुछ स्थिति ऐसे बन गई थी। तो पॉल वॉकर वहाँ के फेड चेयरमैन थे, जो आजकल जेरेमी पावल हैं उनके बराबर। तो उन्होंने जो जिस तरीके रेट को बढ़ाया था और 11% तक ले गए थे, उससे एकदम क्रैश हुआ था और अमेरिका में रिसेशन बहुत जल्दी 1980 तक रिसेशन आ गया था। अब क्या हो रहा है? अब ये लोग आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं। आप 75% 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हैं, 0.75% से बढ़ाते हैं,
पर ये चाहते हैं कि हम 5 या 5.5-6% तक पहुंच जाएं। अभी ये 3% के आसपास इनका रेट है। अगर ये गति से बढ़ाना चाहते तो 5 कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं, वो आस्ते आस्ते कर रहे हैं। आस्ते आस्ते करने का मतलब ही यही है, और इसलिए वो 2 साल का उन्होंने ट्रेजेक्ट्री बनाई है कि 2023 के आखिर तक हम इस रेट को 5, सवा 5 तक ले जाएंगे। तो उसका मतलब यह है कि आस्ते आस्ते ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल में लाएंगे। बिल्कुल, अमेरिका जो काम कर रहा है इसका पूरी दुनिया पर क्या असर आप देख रही हैं आने वाले समय में? धीरे धीरे जो रेट वहाँ बढ़ रहे हैं यूएस फेड के, हालांकि बेरोज़गारी की दर वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पूरी दुनिया के बाकी देशों में, ख़ास करके यूरोपियन कंट्री और एशियन मार्केट्स में इसका क्या असर आप देख रहे हैं? जब फेड जो रेट है वो अपना बढ़ाना शुरू करता है, तो जो जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जो पूरे ग्लोब में रिटर्न के लिए निवेश किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में, वो उसको कहते हैं रिटर्न टू सेफ्टी, फ्लाइट टू सेफ्टी, वापस चले जाते हैं वो पैसे। तो जैसे इमर्जिंग मार्केट्स है, हमारा भारत भी इमर्जिंग मार्केट है, तो इसमें हमारी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व बैंक के पास जो किटी होती है वो कम होने लगती है। तो जैसे आपको पता है कि रुपी इस समय की उसकी वैल्यू गिर रही है, तो जो इसको कहते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से वापस अमेरिका जा रहा है, और इसकी वजह से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटीज़ कंट्रीज़ में फैलती है। एक तो ये हो गया, और दूसरा है कि जब डिमांड, फेड क्या करना चाह रहा है, वो डिमांड को कम करना चाह रहा है। जब अमेरिका की डिमांड कम होगी और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ेगा। अब 40% ऑफ इंडियन जीडीपी इज़ एक्सपोर्ट ड्रिवन, तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी पे भी असर पड़ता है। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको भी फ़र्क पड़ेगा। मोनिका, आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की। अगस्त महीने के आंकड़े हमारे पास हैं। भारत में जो एफपीआई आया है वो 51,000 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन सितंबर में अब तक ये 9,000 करोड़ रुपए ही हैं। हाँ। तो ये जो फॉल हुआ है इसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूटर आप तो एक मान लें कि चूंकि फेड ने रेट्स बढ़ाए हैं, वो है क्या? इसके अलावा भी और कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें? मेरे हिसाब से तो इस समय फ्लाइट टू सेफ्टी है। जो स्टॉक मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स में पैसा लगा हुआ है वो वापस जा रहा है, और फेड जैसे उनका दर बढ़ रहा है, तो आप ये देखिए कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको रिटर्न चाहिए। अगर यूएस ट्रेजरी जिसमें रिस्क ज़ीरो है उसी से उसका रिटर्न बन रहा है, तो वो बाहर जाके क्यों इतना रिटर्न ढूंढेगा, रिस्क क्यों लेगा? सो मेन रीज़न यही है कि इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत प्रिकेरियस है, तो इट्स फ्लाइट टू सेफ्टी। प्रोफेसर सिंह, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो एक हम सरकारी कर्ज जो है, किस देश पे कितना सरकारी कर्ज टू जीडीपी रेशियो जो हम देखते हैं, तो आंकड़े हमें बताते हैं कि इस समय अगर पूरी दुनिया को हम देखें तो जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो 350% है पूरी दुनिया का। लेकिन अमेरिका में स्थिति खराब है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में ये 125% है। यूरोप में, पूरा यूरोप की बात करें तो 150% है। जापान में 225% है। लेकिन भारत अभी भी ठीक है, यहाँ हाल तक सिर्फ 65% था, जो अब बढ़ के 90% हुआ है। तो आप डेट टू जीडीपी की रेशो जो कह रहे हैं वो एक बार समझने की ज़रूरत है। वो वित्तीय मामला है। वित्तीय मामले में बड़ी बात ये होती है कि आपने पिछले कई वर्षों में किस तरीके अपने टैक्स और अपना एक्सपेंडिचर संभाला है। अगर आपका एक्सपेंडिचर टैक्स से बहुत ज़्यादा है तो आपको उधार लेना ही पड़ेगा, और अगर आप उधार लेंगे तो उसके 2 कारण हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं, आप जो आंकड़े बता रहे हैं 100% से ज़्यादा हैं, और दूसरा अगले साल और उससे अगले साल आपको कुछ पैसा इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, तो उसका आपका हाथ बनता जाएगा। अब ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादातर कहा जाता है कि 60% टू जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो डेट का है, और जो डेफिसिट की बात है वो कहा जाती है कि 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अब दुनिया भर में कुछ तो 2008 के बाद स्थिति बिगड़ी, और फिर जब 2020 से कोविड शुरू हुआ तो स्थिति बहुत बिगड़ गई, और अब तक तो स्थिति संभल ही नहीं रही। और संभलते संभलते अभी ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, तो उसके बाद एनर्जी प्राइसेस पे, खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर्स पे बहुत फ़र्क पड़ गया, तो स्थिति और बिगड़ गई। आप एक अनुमान लगाइए कि 2 दिन पहले इंग्लैंड में उन्होंने नई स्थिति निकाली, उन्होंने कहा हम टैक्स कंसेशन देंगे और हम लोग बोरो करके उसको करेंगे, संभालेंगे सिचुएशन को। इन सारे कारणों से इन विदेशों में जो 60% का एक पैमाना होता था, बेंचमार्क होता था, उससे ये दुगनी रफ्तार पे पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए ये तो साफ दिख रहा है कि इनकी वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है, और इसलिए मैडम ने शुरू में ही कह दिया कि अगर एक चोट और लगी तो ये आपको बिखरे हुए दिखेंगे, ये संभल नहीं पाएंगे। हमारे देश में थोड़ी स्थिति अलग रही है। पहली बात, यहाँ पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी की हमें सबको शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके इन्होंने कोविड को संभाला और जिस तरीके दुनिया में कोविड के टाइम सब कुछ बांटा जा रहा था, इन्होंने संभल कर उस पूरी चीज़ को संभाला, वो आज दिख रहा है। दुनिया भर में एक हमारा ही देश है जो इस टाइम पे वित्तीय मामलों पे बहुत जिम्मेवारी से दिख रहा है। और आप अगर देखें 60, 65, 70% डेट जीडीपी रेशो जो होती है, वो इस टाइम में दुनिया में बहुत अच्छी मानी जा रही है। तो ये वित्तीय मामले जो हैं, इस पे बहुत गंभीरता से पूरी दुनिया अब विचार कर रही है, और हमारा देश उभर के आ रहा है कि वित्तीय जिम्मेवारी हमने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छी निभाई है। ये उसका असर आप देख रहे हैं। सरकार ने ऋण लिया, किस चीज़ के लिए लिया? बांटने के लिए लिया या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? तो सिर्फ जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, आपने लोगों को टैक्स ब्रेक दे दिया, उनके बैंक में पैसे डाल दिए, या आपने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ पे स्पेंड किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। तो भारत ने, जैसे आपने कहा है, भारत ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है पिछले बजट में, और रेवेन्यू की जगह हमने ज़्यादा पैसा उस चीज़ में लगा है जिसमें इमीडिएटली बेनिफिट नहीं मिलता है, 1 साल के बाद मल्टीप्लायर बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉब क्रिएशन होता है। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इसके बड़े अच्छे नतीजे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। और इसके लिए मुझे तो कहना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और पॉलिटिकल विल चाहिए ऐसे करने के लिए, क्योंकि जैसे 2009 में फार्म लोन वेवर कर दिया था, 8 में, वो खर्चा हो गया और उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, और उसकी वजह से डेफिसिट, इन्फ्लेशन हमको सब जूझना पड़ा। पर जैसे ही आप 100 रुपये का जो कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, उसका जो बेनिफिट मिलता है वो 250-300 रुपये का मिलता है। रेवेन्यू का 100 का 98 रुपीज़ मिलता है बेनिफिट। तो इसको करने के लिए संयम चाहिए। पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स भारत को उस समय ये कह रहे थे कि खर्चा करो, रेवेन्यू खर्चा करो। पर क्रेडिट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि नहीं किया, और उसकी वजह से आज भारत, आप ये सोचिए कि हमारा इन्फ्लेशन नॉर्मल 4-4.5 था, उससे 7 हुआ है। अमेरिका, यूरोप वगैरह में 1-2 था, वहाँ पे 8, 10, 12, 15 हो रहा है। तो आप उसका रेशो देखिए कहाँ था और कहाँ हुआ है। हमारा डबल भी नहीं हुआ है। तो है, इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम है लोगों को, पर जब ग्लोबल क्राइसिस है उसमें हम दूसरों से अच्छे हैं या बुरे हैं? मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम तो इसको ऐसे कहना चाहेंगे कि उस समय जो देश भारत को इकोनॉमी और फाइनेंस का पाठ पढ़ा रहे थे, अब वो भारत की स्थिति को देखकर यहाँ से पाठ पढ़ रहे हैं, केस स्टडी के तौर पे। नहीं चाह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, पर हाँ, पढ़ना चाहिए उनको, पढ़ रहे हैं वो। तो भारत के बारे में हम चर्चा अपनी ये जारी रखेंगे, और हम अगर टैक्स टू जीडीपी की बात करें तो जाहिर सी बात है, इसमें भारत में कम है, टैक्स देने वालों का ब्रैकेट कम है, सिर्फ 17% है, जबकि अमेरिका में, बाकी यूरोपियन कंट्री में ये ज़्यादा है। ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, घटाने में? इन्फ्लेशन से पहले मैं इसकी बात करूंगी कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि टैक्स पेयर्स कितने हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कितना है। और जीएसटी के बाद अगर हम देखना शुरू करें, जो जीएसटी कलेक्शंस है और उसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, वो दोनों बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो एक प्रोसेस है। एक हमारी इकोनॉमी थी कि ज़्यादा कैश बेस्ड थी,
फॉर्मलाइजेशन इतना नहीं था। वो फॉर्मलाइजेशन करके जब ये प्रोसेस शुरू हुआ है जीएसटी के बाद, कुछ साल लगेंगे, पर जो आंकड़े आ रहे हैं इस समय, तो जो रेशो है वो बढ़ना शुरू होगा। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स जीडीपी रेशो भी बढ़ना शुरू होगा। उसका क्या डायरेक्टली इन्फ्लेशन से लिंक है, वो आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली उसका एकदम लिंक होगा इन्फ्लेशन से, टैक्स जीडीपी रेशो और इन्फ्लेशन का। बिल्कुल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अर्थनीति, जिसमें हम अर्थ जगत की बातों को बेहद सरल अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि क्या दुनिया में मंदी का खतरा है, और अब हम जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में आखिर भारत की अर्थव्यवस्था क्यों मानी जा रही है इतनी सुरक्षित। दरअसल सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधार दूरगामी परिणाम वाले साबित हुए हैं। इन्हीं सुधारों का नतीजा है कि आज हम खुद को अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो माहौल तैयार किया, उसने भारत को इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारा 130 करोड़ से अधिक का घरेलू कंज्यूमर बेस। चौथा फैक्टर हमारा विशाल घरेलू मार्केट है, और पांचवा भारत का सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सुधार कार्यक्रम जो सरकार ने चलाए, मोनिका, हम आपसे अभी बात कर रहे थे भारत के बारे में, इतने सारे हुए। जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूती के साथ, और दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ये आएंगे। तो ऐसे दौर में भारत में क्या स्लो डाउन और आएगा, या अभी आ चुका है? हम किधर, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स? मेरे हिसाब से जब आंधी आएगी तो पेड़ तो सब झुकेंगे, कुछ टूटेंगे, हम टूटेंगे नहीं, पर इफ़ेक्ट तो होगा भारत पे। अगले 2 साल भारी हैं, पर नेगेटिव ग्रोथ नहीं होगी, स्लो डाउन हो सकता है, पर शायद वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि उस स्लो डाउन होगा तो इन्फ्लेशन पे भी काबू पाना आसान होगा। तो 2 साल भारी हैं पूरी दुनिया के लिए, बाकी के लिए बहुत ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एज के ऊपर हैं। जैसे आपने कहा, डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग, पूरे कोविड में स्ट्रांग रहा है। और इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई है। सरकार का जो फ्री फूड प्रोग्राम था, उसकी वजह से जो वहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड हुई है, नहीं तो स्टार्वेशन डेथ्स कोविड में ज़रूर होनी थी। हमारी ग्रैनरीज भरी हुई थी, अनाज गया है, और जो फार्म सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी स्ट्रांग उस पे है, कंजम्पशन वहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग बनती है। तो प्लस एंड माइनस दोनों हैं, पर ये नहीं कह सकते कि हम लोग बिल्कुल बच जाएंगे। प्रोफेसर सिंह, आपसे हमारा सवाल ये है कि हमारे यहाँ आरबीआई भी लगातार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो रेपो रेट के बढ़ने का असर होता है ग्रोथ पे, ये कितना रहेगा अगले 1 साल में? ये जवाब देने से पहले मैं एक मैडम की बात से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूँगा। जब मैडम ने बताया कि हम लोगों ने जब सपोर्ट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो मैं वो क्लैरिफिकेशन देनी चाहूँगा कि हम लोगों ने उस टाइम पे जब ज़रूरत पड़ी तो राशन भी फ्री दिया, बिल्कुल, दवाइयाँ भी फ्री दी। तो जहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात थी, हमने वो कंटिन्यू किया। साथ साथ में हमने अपना फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लाए, जहाँ पे मैडम ने जैसे बताया मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात जो आपने कही, तो मैं आपकी एक बात और उसमें डालनी चाहूँगा। जो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था है, उसमें 2 पहलू हैं, जो 5 तो आपने गिनाए। एक हमारे रेगुलेटर, रिजर्व बैंक जैसा और सेबी जैसा, ये दुनिया भर में इनका लोहा माना जाता है। और जब मैं विदेश में नौकरी कर रहा था आईएमएफ में, तो आपको मैं कह के बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ कि फेड रिज़र्व में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों को बुलाया जाता था
कि आप अपने बैंकों को कैसे संभालते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मान की बात है। अब आपका जो सवाल है जिसमें आप पूछ रहे हैं कि ये जो रिज़र्व बैंक रेट बढ़ाता है ये किस हद तक फ़ायदेमंद है। तो रिज़र्व बैंक, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अमेरिका 75 बेसिस पॉइंट ज़्यादातर बढ़ाता है, पर इंडिया कोई उसको मैच नहीं करता है। आपने एफआई के डेटे की बात कही, मैडम ने उस पर आपको क्लैरिफिकेशन दी कि देखिए वहाँ रेट बढ़ रहे हैं इसलिए कैपिटल फ्लाइट हो रही है। रिज़र्व बैंक क्या करता है, अपने देश की पहले स्थिति समझता है, उस पर गंभीरता से विचार करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज भी वो उसी तरीके से उस पर विचार करते हैं। जब पूरा गहराई से विचार करते हैं फिर वो 50 बेसिस पॉइंट के करीब आगे बढ़ाते हैं। तो उसका कारण ये है, वो देखते हैं ठीक है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ सकता है अमेरिका या इंडिया के अंदर, पर हमारे देश में इस टाइम पे ब्याज दर इतना ही चाहिए। प्रयत्न यही किया जाता है कि इन्फ्लेशन पे थोड़ी लगाम लगाई जाए, पर देश में प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो वो बड़ा नाप तोल कर जो रिज़र्व बैंक कदम उठाता है वो ही दिखता है कि हमारी प्रगति, हमारी ग्रोथ पे ज़्यादा असर नहीं दिखता। हम लोग कोई रिसेशन की साइड नहीं जा रहे हैं। अब तो बहुत स्टडीज़ आ गई हैं जिन्होंने कहा कि ये रिसेशन अमेरिका या विदेश में हो सकता है, हमारा देश इससे मुक्त है। अर्थनीति में आज के एपिसोड में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते कार्यक्रम में हमारा स्पेशल सेगमेंट पैसा बोलता है। पैसा बोलता है में आज बात करेंगे पिछले 50 साल में रुपए की कीमतों के बारे में। अगर हम 1972 को आधार वर्ष के रूप में लें और मान लें कि उस साल 100 रुपये की कीमत 100 रुपये ही थी, तो अगले 10 साल में यानी साल 1982 में ये घटकर 235 रुपये हो गई, जबकि साल 1992 में उस 100 रुपये की कीमत 579 रुपये हो गई। फिर साल 2002 में उसकी कीमत 1165 रुपये हुई और इसी तरीके से 72 के 100 रुपये की कीमत साल 2012 में 2358 रुपये और उसके 10 साल बाद यानी 2022 में जहां हम गुजर रहे हैं 1972 के 100 रुपये की कीमत 4250 रुपये है। इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है क्योंकि उससे ग्रोथ होती है, इसी वजह से रुपये में ये गिरावट आई है और हमने ग्रोथ भी काफ़ी कुछ किया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।